सुफोल्क इंग्लैंड की वो ठंडी और खामोश रातें आज भी इतिहास के पन्नों में एक ऐसे दहशत के रूप में दर्ज हैं जिसे मिटाना नामुमकिन है। दिसंबर 1980 का वो हफ्ता सिर्फ सर्दी का नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना का था जिसने इंसानी दिमाग और फिजिक्स के कानूनों को सीधा चुनौती दी थी। और ये चुनौती आई थी एक घने जंगल के अंदर से, जहाँ ना कोई शहर था, ना कोई गवाह, सिर्फ पेड़ों का गहरापन, रात का अंधेरा और कुछ ऐसा जो इस धरती का लग ही नहीं रहा था। हम बात कर रहे हैं RAF बेंट वाटर्स और RAF वुडब्रिज की, जो उस वक्त नेटो के सबसे महत्वपूर्ण बेसिस में से एक थे। ये दोनों बेसिस एक दूसरे से सिर्फ कुछ माइल्स की दूरी पर थे और इनमें हजारों अमेरिकन सोल्जर्स तैनात थे। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। सोवियत यूनियन और अमेरिका का टेंशन एक चिंगारी पर टिका था। इन बेसिस के बारे में अफवाह थी, और सिर्फ अफवाह ही नहीं बल्कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ने बाद में कंफर्म किया कि यहाँ अमेरिका के कुछ सबसे खतरनाक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी स्टोर्ड थे। ये जगह बहुत ही स्ट्रैटेजिक थी, सेंसिटिव थी और इसीलिए ये जगह टारगेट भी थी। लेकिन उस दिन दुश्मन कोई रशियन या चाइनीज स्पाई नहीं था। वहाँ पे जो भी आया था वो उनसे बहुत अलग था। 26 दिसंबर की वो पहली सुबह, जब पूरी दुनिया क्रिसमस की नींद में सो रही थी, तब रात के 3 बजे RAF वुडब्रिज के ईस्ट गेट के पास सिक्योरिटी पेट्रोल पर मौजूद एयरमैन जॉन ब्यूरूस ने आसमान में एक अजीब रोशनी देखी। वो रोशनी किसी भी स्टार या एयरक्राफ्ट से अलग थी। वो जंगल के बीचों बीच कहीं गिर रही थी, कभी नीचे जाती, कभी दूर होती या फिर कभी अचानक एक जगह आकर थम जाती। जॉन ब्यूरो और उनके साथियों को लगा कि शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है, और इसी शक ने उन्हें उस घने जंगल के अंदर भेज दिया। ब्यूरोस के साथ उनके 2 साथी और थे, सर्जन जिम वेनिस्टन और एयरमैन एड कैबिन्स। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा ट्रेन सोल्जर्स थे। तीनों लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मिलिट्री सर्विस को दी थी। तीनों लोग जो डर से नहीं ड्यूटी से चलते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया, और फिर एक जगह वहाँ रोशनी थी, लेकिन कोई मलबा नहीं था, कोई जलती हुई धातु नहीं थी या कोई गिरा हुआ एयरक्राफ्ट भी नहीं था। वहाँ अगर कुछ था तो सिर्फ एक ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट, करीब 9 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा। ऑब्जेक्ट को देख के ऐसा लगा कि जैसे वो 3 टेढ़े स्टैंड्स पर खड़ा हुआ है। उसकी सतह काली कांच जैसी थी, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव और थोड़ी ओपेक भी। उस पर कलर लाइट्स भी थी, नीली, लाल और नारंगी। उस एयरक्राफ्ट पर कुछ सिंबल्स बने हुए थे। एनिस्टन ने बाद में बताया कि वो इजिप्शियन मैन्युस्क्रिप्ट जैसे कुछ सिंबल्स थे। उसके ऊपर कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स भी थी। पेनिस्टन के मुताबिक वो जो कुछ भी था वो धरती की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाता था। पेनिस्टन ने अपनी नोटबुक निकाली और उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमकर उसका एक स्केच बनाया। करीबन 45 मिनट वहाँ पर रुके रहने के बाद उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस ऑब्जेक्ट को छूने का फैसला लिया। पेनिस्टन ने बताया कि जब उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को छुआ था तो पहले तो उन्हें एक बहुत ही ज़ोर का झटका महसूस हुआ, और फिर उनके दिमाग में 2 नंबर्स प्रकाशित होने लगे, और वो नंबर्स थे 0 और 1। उन्होंने इस चीज़ को 30 साल तक किसी को नहीं बताया। 30 साल, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो ये बात किसी को बताएंगे तो वो उन पे भरोसा नहीं करेंगे और उन्हें पागल समझेंगे। अगली सुबह जब बेस के दूसरे लोग उस जंगल में गए तो उन्हें वहाँ पे जो मिला वो डिसमिस करना बहुत ही मुश्किल था। ज़मीन पर 3 गहरे गड्ढे, एक परफेक्ट ट्रायंगल में। उन गड्ढों की गहराई यूनिफॉर्म थी। आसपास के पेड़ों की चोटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में झुकी हुई थी। जब सुकोल्फ कॉन्स्टेबलरी से वहाँ पे पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ तो हुआ था। उन्होंने एक ऑफिसर का स्टेटमेंट लिया, जिसमें उस ऑफिसर ने ये बताया कि हमने ज़मीन पर क्लियर इंप्रेशंस देखे 3 पॉइंट्स में यूनिफॉर्म स्पेसिंग के साथ। यहाँ से एक लाइट हाउस भी विजिबल था, लेकिन लाइट हाउस की रोशनी गड्ढों को नहीं बना सकती। लोकल पुलिस के एक ऑफिसर PC ब्रायन आर्नल्ड ने यह कंफर्म किया कि वहाँ पे जानवरों के पैरों के निशान भी थे। फार्म्स के जानवर जो रात भर बहुत ज़्यादा बेचैन थे और डरे हुए थे। इससे एक बात तो साफ थी
कि एक बार को ऑफिसर्स तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन जानवर नहीं। 28 दिसंबर रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। बेस पर एक छोटी सी गैदरिंग चल रही थी जब एक जूनियर ऑफिसर दौड़ा दौड़ा अंदर आया और उसने बताया कि वो लाइट्स जंगल में अब वापस आ चुकी हैं। ये बात सुनते ही डेप्यूटी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट ने फैसला किया कि आज वो खुद जंगल के अंदर जाएंगे। हॉल्ट एक प्रैक्टिकल, एक नो नॉनसेंस ऑफिसर थे। 20 साल की मिलिट्री सर्विस थी उनकी, वियतनाम के वेतरन रह चुके थे और वो यूएफओज और एलियंस में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। विश्वास करना तो उनके लिए बहुत ही दूर की बात थी। लेकिन वो उस रात जंगल में अपने साथ एक माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर लेके गए। उनका प्लान सिंपल था कि वो जंगल में जाएंगे और अगर सच में वहाँ पे कुछ था तो वो उसे लाइव रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि कोई बाद में ये ना कह सके कि उन्होंने चीज़ें इमेजिन करी हैं। और जो रिकॉर्डिंग्स उस रात बनी वो यूएफओलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। It's coming this way. It is definitely coming this way. It just moved to the right. Yeah. Off to the right. Strange. Okay, we're looking at the thing. We're probably about 200 to 300 yards away. It looks like an eye winking at you. It's still moving from side to side. And the flash is so bright to the starscope that it almost burns your eye. Past the farmer's house and across in the next field, now we have multiple sightings of up to 5 lights with a similar shape and all, but they seem to be steady now rather than a pulsating or glow with a red flash. We see strange strobe-like flashes to the rather sporadic, but there's definitely something. 0315, now we've got an object about 10 degrees directly south, 10 degrees off the horizon. And the ones to the north are moving, one's moving away from us. It's moving out fast. This one on the right changing the way too. Yeah, we're both heading north. Hey, here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. हॉल्ट की उस रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज है, अपना डर है और अपनी ही आंखों की गवाही भी है। उस रात हॉल्ट और उसकी टीम ने देखा पहले एक सुर्ख गोल ढकी हुई रोशनी जो पेड़ों के बीच धीरे धीरे मूव कर रही थी, जैसे कोई आंख, जैसे कोई मशीन सोच रही हो। फिर वो रोशनी अचानक ऊपर गई और फिर आसमान में 5 अलग हिस्सों में बट गई। 5 ऑब्जेक्ट्स एक साथ। हॉल्ट अपनी उस रिकॉर्डिंग में उन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट का क्लियर डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। वो बताते हैं कि उनके मूवमेंट्स शार्प और एंगुलर थे, एलिप्टिकल फर्स्ट एंड देन सर्कुलर। एक ऑब्जेक्ट तो 3 घंटे तक साउथ में विजिबल रहा और उसने बेस के वेपन स्टोरेज एरिया की तरफ एक तेज लेजर जैसी बीम फेंकी। अगली सुबह बेस पर एक बहुत ही अजीब सी खामोशी फैल गई थी। पेनिस्टन, ब्यूरो, केविन सैग, हॉल्ट, सबको कॉल किया गया अलग अलग। 2 अमेरिकन एजेंट्स के द्वारा। इनका कोई नाम नहीं था, कोई आईडी नहीं, सिर्फ सूट्स, सिर्फ सवाल। और फिर एक टाइप्ड स्टेटमेंट जो पेनिस्टन को साइन करनी थी, जिसमें लिखा था वी ऑब्जर्व्ड अ मेटालिक क्राफ्ट एट अ डिस्टेंस, वी डिड नॉट अप्रोच विद इन 50 यार्ड्स। सब झूठ, सब गलत, लेकिन पेनिस्टन ने वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। उनको ये बताया गया था कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये क्लासिफाइड है। अगर किसी ने इसके बारे में बात करी तो उसे कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। और उन्हें ये बात बोल के भी डराया गया कि बुलेट्स आर चीप। ये कोई फिल्म की लाइन नहीं थी, ये रियल थ्रेट था। मल्टीपल विटनेसेस ने ये कंफर्म भी किया था, उन्हें डराया गया था। सालों तक ये राज दबा कर रखा गया, लेकिन 1983 में एक इन्वेस्टिगेटर ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हॉल्ट का मेमो ऑब्टेन किया और वो मेमो न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को मिला और इस बारे में हेडलाइंस आनी शुरू हो गई। इसी की वजह से उस एरिया में बहुत सारी मीडिया पहुंच गई और जब उन्होंने सरकार से इसका जवाब लेना चाहा तो उन्होंने इसे सिर्फ एक लाइट हाउस इंसिडेंट बताकर खारिज कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या लाइट हाउस की रोशनी ज़मीन पर ट्रायंगल में गड्ढे बना सकती है? क्या लाइट हाउस रेडिएशन छोड़ सकती है? क्या ट्रेन सोल्जर्स, जिनमें से एक वियतनाम वेतरन थे, लाइट हाउस और होवरिंग मशीन में फ़र्क नहीं कर सकते? एडमायरल लॉर्ड हिल नॉर्टन, यूके डिफेंस स्टाफ के फॉर्मर चीफ, उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा कि अगर ये लाइट्स सच में लाइट हाउस की लाइट्स थी तो इस चीज़ को कवर अप क्यों करा जा रहा था? और अगर ये लाइट हाउस की लाइट्स नहीं थी और अगर वहाँ पे सच में कुछ और था तो भी इसे कवर अप क्यों किया जा रहा था?
दोनों केसेस में सरकार झूठ बोल रही थी। इस पूरी कहानी में जॉन ब्यूरो की कहानी सबसे ज़्यादा दर्द भरी है। उस रात के बाद उनकी हेल्थ पूरी तरह से तबाह हो गई। उनको दिल की कई सारी बीमारियां हो गईं, उनकी हार्ट बीट भी अनइवन हो गई और बहुत सारी चीज़ें तो क्लासिफाइड मेडिकल रिकॉर्ड्स के नाम पर उन्हें पता ही नहीं गई। सालों तक ब्यूरो अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स की मांग करते रहे, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स के क्लासिफाइड सेक्शन में बंद थे। सोचिए, एक सोल्जर के मेडिकल रिकॉर्ड्स क्लासिफाइड कैसे हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं? अगर वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था तो क्लासिफाई करने का कारण क्या था? 2015 में 35 साल के बाद एक लॉयर की मदद से और एक बायपार्टीशन लेटर जिस पर 6 फॉर्मर यूएस कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स के दस्तखत थे, ब्यूरो ने फाइनली अपने रिकॉर्ड्स ऑब्टेन किए। और उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद ब्यूरो को ये पता चला कि उनकी हेल्थ उस रात रेडिएशन एक्सपोजर से डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई थी। यूएस गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि उस रात वहाँ सच में कुछ तो हुआ था, कुछ रियल, कुछ जो वहाँ पे रेडिएशन छोड़ गया था। ब्यूरो बाद में ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ये जाने कि ये सिर्फ एक्साइटिंग नहीं थी, कि एक एनकाउंटर था। 2010, 30 साल के बाद पेनिस्टन एक टीवी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में वो एक ऐसा खुलासा करते हैं जो उन्होंने 30 साल तक सिर्फ अपने तक रखा हुआ था। उन्होंने अपनी उस नोटबुक जो उस समय उनके पास थी, उसके 16 पेजेस दिखाए, भरे हुए सिर्फ 0 और 1 बाइनरी कोड्स से। उन्होंने ये बताया कि उस रात जब उन्होंने उस एयरक्राफ्ट की सतह को छुआ था तो ये 0 और 1 बाइनरी कोड्स उनके दिमाग में छप गए थे और वो पूरी रात इन कोड्स को अपनी नोटबुक में लिखते गए, 0 1 1 1 0 1, और वो रुके ही नहीं। रिसर्चर ने उन कोड्स को निक काइस के नाम के एक बाइनरी कोड एक्सपर्ट को दिया, जिन्होंने उस पे स्टैंडर्ड ASCII डिकोडिंग को इस्तेमाल किया, और जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोड एक मामूली कोड नहीं था, ये एक हिडन मैसेज था, इंग्लिश में, लेकिन कोई फुल सेंटेंस में नहीं, सिर्फ फ्रेगमेंट्स में। और ये फ्रेगमेंट्स सच में काफ़ी हॉन्टिंग फ्रेगमेंट्स थे। और ये कुछ सामने आया, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी continues for planetary advance. We return to one. Advance or perish, the choice is now. Origin year 8100. Eyes on your eyes. और इसके साथ 7 कोऑर्डिनेट्स भी थे, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, रियल कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट करते थे गीज़ा के पिरामिड्स, नास्का लाइंस, सेडोना, माउंट टाइशन, पोर्टारा टेम्पल, काराकोल और एक जगह जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। रिसर्चर्स ने बताया कि इन सब जगहों पर एक चीज़ कॉमन थी, ये सब पोर्टल साइट्स मानी जाती हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए ये दूसरी डायमेंशन के दरवाज़ों की तरह काम करते थे। पेनिस्टन का इन सब को लेके ये मानना है कि ये दरअसल एलियंस नहीं है, ये बेसिकली इंसान ही है जो फ्यूचर से अपने पास्ट में आए हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि इंसानों ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का क्या किया है या फिर वो क्या करेंगे। लेकिन एक थ्योरी और भी है, और ये थ्योरी थोड़ी ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने ये भी क्लेम किया है कि वो बाइनरी कोड एक्चुअली में सिर्फ कोड्स नहीं है, बल्कि उनमें जेनेटिक डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। जैसे किसी ने जान के हमारे जीन्स के अंदर कुछ फेर बदल करने की कोशिश की हो। ये थ्योरी बिल्कुल ही अनप्रूवन है, लेकिन डिसप्रूवन भी नहीं है। 2018 में एक और ट्विस्ट आया। ब्रिटिश यूएफओ रिसर्चर डेविड क्लार्क ने एक क्लेम रिपोर्ट किया जो एक SAS इनसाइडर की तरफ से आया था, और क्लेम ये था कि अगस्त 1980 में रेंडलशाम इंसिडेंट के सिर्फ 4 महीने पहले SAS की एक टीम ने RAF वुड ब्रिज पर एक सिक्योरिटी ब्रीच टेस्ट किया था। इस टेस्ट से वो ये देखना चाहते थे कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पे सेफ है कि नहीं, और ये USAF के लिए एक बहुत बड़ी फेलियर थी। बहुत लोगों का मानना है कि SAS ने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था और ये सब सिर्फ एक नाटक था। हालांकि ये थ्योरी भी अनप्रूवन ही है, लेकिन अगर ये थ्योरी सच भी होती तो भी एक सवाल इस थ्योरी को बिल्कुल फेक बना देता है कि अगर
इन्होंने सिर्फ लाइट्स को फेक किया था, तो वहाँ पे रेडिएशन कहाँ से आई? और अगर ये सिर्फ लाइट्स ही थी, तो ब्यूरो को दिल की बीमारियां कैसे हुई? 2015 में बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आरएफ बेंट वाटर्स के रडार ऑफिसर्स जो उस रात ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने ये कंफर्म किया कि उन्होंने किसी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया था। उनके रिटन स्टेटमेंट्स जो कॉलोनल हॉल्ट के पास मौजूद हैं, क्लियरली ये दिखाते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट जंगल के ऊपर था, तब भी रडार पर क्लियरली विजिबल था। रडार मशीन को हेल्यूसिनेशन नहीं होता, रडार मशीन को पीटीएसडी नहीं होता, रडार मशीन लाइट हाउस और एरियल ऑब्जेक्ट्स में फ़र्क कर सकती है। यूएस के एक सेनेटर जेम्स एग्जन ने भी इस केस के बारे में एक एक्सटेंसिव और सीक्रेट इंक्वायरी की। उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को कभी पब्लिकली रिवील नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक अजीब बात की कि रैंडल शाम का इंसिडेंट दूसरे अनएक्सप्लेन्ड यूएफओ इंसिडेंट से काफ़ी कनेक्टेड है। पेनिस्टन और ब्यूरो दोनों को बाद में पीटीएसडी डायग्नोस हुआ, क्लिनिकली कंफर्म्ड। ब्यूरो आज भी उस रात को याद कर कर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखें भी भर आती हैं। और फिर रहे कॉलोनल हॉल्ट। वो रिटायर होने के बाद भी चुप नहीं रहे। 2010 में वो दोबारा रिकॉर्ड पर आए और उन्होंने कहा, जो मैंने देखा वो रियल था, इसकी कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। यूके और यूएस दोनों गवर्नमेंट्स ने इस केस को कवर अप किया है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आज रंडलशाम फॉरेस्ट में फॉरेस्ट्री कमीशन ने एक यूएफओ ट्रेल बना दिया है, जहां वो ऑब्जेक्ट एलिजेडली लैंड हुआ था। वहां 3 पोस्ट लगाए गए हैं। लोग वहां आते हैं, देखते हैं और रुक जाते हैं, जैसे हवा में आज भी कोई सवाल लटक रहा हो। 2003 में इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। बेस का एक हिस्सा प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया। एक कंपनी ने वहां काम शुरू किया। इंटरनेट की केबल्स डालने के लिए ज़मीन को खोदा जा रहा था, लेकिन सिर्फ 2 फीट नीचे उन्हें पुरानी केबल्स मिली। टेलीकॉम वर्कर्स के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वो हैरान थे, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो केबल 1980 की थी, लेकिन जो डेटा स्पीड वो डिलीवर कर रही थी वो 2003 की टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा एडवांस थी। और सवाल ये खड़ा हो जाता है कि 1980 में ऐसी केबल्स कौन डाल रहा था, जो 23 साल के बाद भी स्टेट ऑफ द आर्ट निकले। रंडलशाम फॉरेस्ट का ये इंसिडेंट आज भी एक खुले जख्म की तरह है, सिर्फ उन सोल्जर्स के लिए ही नहीं, बल्कि उन सब लोगों के लिए भी जो वहाँ का सच जानना चाहते हैं। इस केस में बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो आज भी टाले नहीं जा सकते। पहला, हॉल्ट का वो ऑडियो टेप जो रियल था, अनएडिटेड था और वो उनकी अपनी आवाज़ में था। दूसरा, हॉल्ट का ऑफिशियल मेमो, एक साइंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तीसरा, ब्यूरो के मेडिकल रिकॉर्ड्स जो कि क्लासिफाइड रखे गए थे और जिसे बाद में गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया, और उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि वहाँ पे जो रेडिएशन एक्सपोजर था वो रियल था। चौथा, रडार ट्रैकिंग और कई सारे ऑफिसर्स के वो रिटन स्टेटमेंट्स। पांचवा, पेनिस्टन की वो नोटबुक, 16 पेजेस के बाइनरी कोड्स जो उन्होंने 1980 में लिखे थे। और इतने सारे सबूत होने के बावजूद कोई भी क्लियर जवाब नहीं। क्या वो टाइम ट्रैवलर्स थे? क्या वो एलियंस थे? या कोई खुफिया सरकारी एक्सपेरिमेंट था? या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो यहाँ का था ही नहीं, जो हम आज भी समझ नहीं सकते। रंडलशाम के घने पेड़ों के पीछे जब रात गहरी हो जाती है, जब जंगल बिल्कुल खामोश हो जाता है, तो एक सवाल अब भी हवा में गूंजता रहता है। क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कोई आज भी हमें देख रहा है?